नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में कक्षा 9 साइंस का एनसीईआरटी का एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है और उस सीरीज का आज चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है परमाणु की संरचना। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो गंगा स्टडी के चैनल के एक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि ये जो वीडियो है आपको जैसे सीजीएल के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा तो आप म्युनिसिपल का जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम के प्रश्नों को आप देखेंगे तो साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल एनसीईआरटी को बेस बनाकर पूछा गया है। और इस वीडियो में भी अगर आज आप देखेंगे तो इस वीडियो में भी वैसे प्रश्न मिल जाएंगे कि किस प्रकार से एनसीईआरटी को बेस बनाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न आपको जेएसएससी, सीजीएल, आगामी जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई पीसीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको सभी जगह ये वीडियो काम आने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखें। और आज हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर 4 से जितना भी एमसीक्यू बन सकता है उसको मैं पूरे खंगाल के इस चैप्टर से एनसीईआरटी को पूरे खंगाल के इस चैप्टर से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया हूँ। और ये जो एमसीक्यू है कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है। आप देखेंगे ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूखे बालों में कंघी करने के बाद कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, क्योंकि क्या कारण है कि जब सूखे बालों में कंघी करते हैं और उस कंघी को जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाते हैं तो वो कंघी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। क्या कारण है? पहला ऑप्शन है, कंघी करने के बाद कंघी चिपचिपा हो जाता है। ऑप्शन बी है, कंघी में तेलीय अंश आ जाते हैं। ऑप्शन आपस में रगड़ने के बाद उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ऑप्शन डी है, कंघी के बनावट के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसके बाद उसमें विद्युत आवेश आ जाता है। यही कारण है कि सूखे बालों में कंघी करने के बाद कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल रे की खोज किसने की थी? तो कैनाल रे की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में सत्य है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक इकाई माना जाता है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 माना जाता है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। ऑप्शन डी, प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई माना जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको असत्य बताना है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक इकाई माना जाता है। ये ऑप्शन है गलत है, असत्य है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक इकाई नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपरमाणुक हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में अपरमाणुक हैं, कौन सा अपरमाणुक है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सभी अपरमाणुक है। अपरमाणुक का इंग्लिश आप देखेंगे तो सब एटॉमिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सभी अपरमाणुक हैं, यानी सब एटम्स हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, किस अपरमाणु कण को किसी तत्व से आसानी से निकाला जा सकता है? किस अपरमाणु कण को किसी तत्व से आसानी से निकाला जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों अपरमाणुक है। आपको ये बताना है किसी तत्व से अगर इन तीनों में से निकालना हो तो किसको आसानी से निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है सभी। तो आपको पता होगा किसी भी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं, सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो उसको उस कण से तत्व से बाहर निकालना मुश्किल है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्षा में
चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस कारण से किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, अगर उसमें हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है आसानी से। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जे थॉम्सन के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। जे थॉम्सन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन बी है, वे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी है, वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ऑप्शन डी है, उन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको बताना है कौन सा कथन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं बल्कि उन्हें भौतिकी का नोबेल दिया गया था। तो ऑप्शन डी असत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जे थॉम्सन ने प्रस्तावित किया था कि जे थॉम्सन ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन ए, परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब जितना धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है किसी तत्व में। तो ये भी जे थॉम्सन के अनुसार सही है। ऑप्शन सी है, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का परिमाण समान हो तो बिल्कुल वो उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है, सभी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है, यह जानने के लिए रदरफोर्ड ने किन कणों को सोने की पन्नी से टकराया था। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है, यह जानने के लिए रदरफोर्ड ने किस कण को सोने की पन्नी से टकराया था। तो सही आंसर हो जाएगा अल्फा कण, ऑप्शन ये। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल में बताया कि रदरफोर्ड जो नाभिकीय मॉडल दिया था उसमें उन्होंने बताया कि पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये भी सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये भी सही है। तो सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु की संरचना के बारे में बताने वाले वैज्ञानिकों का सही क्रम है। परमाणु की जो संरचना है उसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने जानकारी दी, तो आपको बताना है सबसे पहले कौन दिया, उसके बाद कौन दिया, उसके बाद कौन दिया। पहला है डाल्टन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है नील्स बोर। तो ये तीनों मैं क्रम से लिख दिया हूँ। सबसे पहले डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया, परमाणु की संरचना के बारे में, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद नील्स बोर। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन के संबंध में सही कथन है। न्यूट्रॉन के संबंध में कौन सा कथन सही है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये अनावेशित अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। सभी ये तीनों ऑप्शन सही है। चूंकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये सही है। और ये न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता है, तो ये भी सही है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। आपको 4 तत्व दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस तत्व में, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और आर्गन। तो हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, एटॉमिक मास में जो प्रोटॉन की संख्या है उसको घटा देने से न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में
शून्य होती है, अर्थात हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है, मतलब न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? आपको ये बताना है कि कोई हीलियम परमाणु है जिसका एटॉमिक मास 4 है, तो हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जाता है और उसमें प्रोटॉन की संख्या 2 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो एटॉमिक मास में प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, उससे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है, तो 4 में 2 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है, एक नाइट्रोजन तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक नाइट्रोजन तत्व है, उसमें आपको बताना है प्रोटॉन की संख्या 11 दी गई है, प्रोटॉन की संख्या है 11, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो पहले इसमें जानना होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 22 नहीं बल्कि 23 होता है। अब 23 में 11 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, तो 23 में 11 घटाने पर 12 प्राप्त होगा, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अगर कोई परमाणु है और उसका K और L कोष जो है भरा हुआ है पूरी तरह से, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं कि किसी परमाणु का जो K कोष होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और L में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन K में और 8 इलेक्ट्रॉन L में, तो उस तरह से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु में 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट, आपको बेमेल बताना है। कौन बेमेल है, मतलब कौन सही मेल नहीं है? पहला है, 2 कॉलम बनाए गए हैं, एक तरफ है तत्व और दूसरे तरफ संयोजकता, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, बिल्कुल सही है ये। संयोजकता क्या होता है? वैलेंसी। संयोजकता वैलेंसी मतलब उसको बंध बनाने के लिए और जितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसी को संयोजकता कहा जाता है। तो संयोजकता हाइड्रोजन की 1 होती है, ये सही है। नाइट्रोजन की 3, आर्गन का 0 और हीलियम का 2 नहीं बल्कि 0 होता है, क्योंकि हीलियम का जो बाहरी कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं पूरी तरह से, तो वो किसी को ना तो देगा ना ही लेगा, तो इस दृष्टि से देखें तो हीलियम की संयोजकता 2 नहीं बल्कि 0 होगा। यहीं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ देता तो यहाँ पर 2 हो जाता, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कई बार क्या होते हैं, अभ्यर्थी ऐसे प्रश्न को देखकर तुरंत 11 टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ सोडियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो सोडियम का एटॉमिक संख्या आप सभी जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक संख्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, लेकिन यहाँ Na प्लस है। Na प्लस कहने का मतलब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तब इसमें प्लस चार्ज आया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कोई सोडियम तत्व अगर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बचेगा। कई लोग 12 भी सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ऑप्शन सी 10 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सही है। पहला है कथन कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, संभारिक में परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। तो सीजियम इसका समस्थानिक हाइड्रोजन का नहीं है, तो ऑप्शन सी, सीजियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है कि कौन सा समस्थानिक का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का यूज होता है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का यूज होता है, और घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन का यूज होता है। तो ए के साथ यूरेनियम को मिलान करेंगे, बी के साथ परमा ए के साथ परमाणु भट्ठी को मिलाएंगे, और ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है लेकिन कोई नहीं, ये मिल जाएगा। परमाणु भट्ठी को यूरेनियम के साथ मिलाएंगे, के उपचार को कोबाल्ट के साथ मिलाएंगे, और घेंघा रोग के उपचार को आयोडीन के साथ। तो यहाँ पर ए के साथ 2 को मिलाएंगे, बी को 1 के साथ मिलाएंगे और सी को 3 के साथ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तत्व में समस्थानिक में होते हैं एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, भिन्न परमाणु संख्या। तो जब एक तत्व है उसमें समस्थानिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। चूंकि वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है, तो वहाँ पर हर एक जो समस्थानिक होगा सभी का न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग आएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सीएल माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। देखिए, सीएल नगर पालिका का एग्जाम था, उसमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था। अब यहाँ हम ये प्रश्न इसमें पूछा गया है कि सीएल माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, आप सभी जानते होंगे, और उसका अगर हम विन्यास करेंगे 2 8 7, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। लेकिन यहाँ पर सीएल माइनस है, सीएल माइनस कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तभी इसमें नेगेटिव चार्ज आया है। तो सीएल माइनस कहने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल 18 है। अब इसका विन्यास करेंगे तो 2 8 8 में ये विन्यास होगा, तो इसमें लास्ट में जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। यहाँ पर वैलेंसी पूछता तो फिर 0 हो जाता। नेक्स्ट है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। सेम प्रश्न नगर पालिका के एग्जाम में पूछा गया था, बस यहाँ सोडियम की जगह क्लोरीन पूछ दिया गया था और उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था। आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, मैं नगर पालिका का क्वेश्चन पेपर डाल दिया हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और 11 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे में 8 10 हो गया, और लास्ट में जो बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा। तो 2 8 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण परिकीर्णन किया था प्रयोग, वो वो किसका खोज के लिए उत्तरदायी था, तो वो परमाणु केंद्रक के खोज के लिए उत्तरदायी था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु केंद्रक। तो परमाणु संरचना से संबंधित आज के इस वीडियो में कुल 24 प्रश्नों को देखें, और उम्मीद है ये 24 प्रश्न से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और साथ ही आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा, और इसका नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द ही आ, आपके गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में लाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।